अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हैं एंड व्यूज़ हैं, ठीक है, जो भी सपोर्ट करती हैं आपकी यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में। अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 5 व्यूज़ बताए थे मैंने आप लोगों को, तो हम 5 व्यूज़ को वन बाय वन देखेंगे। यूज़र व्यू में क्या होता है? दिस व्यू डिफाइन द फंक्शनैलिटीज़, फैसिलिटीज़ मेड अवेलेबल बाय द सिस्टम टू इट्स यूज़र। भाई यूज़र व्यू क्या है? देखिए आप जो भी पीडीएफ भी व्यू कर रहे हैं वो भी तो एक यूज़र व्यू ही है। तो ये हमें एक सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है? यूज़र व्यू प्रोवाइड कर रहा है। द यूज़र व्यू कैप्चर्स द एक्सटर्नल यूज़र व्यू of the system in term of the functionalities offered by the system. Yes, आप देखिए पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, आप इसी फाइल को क्लिक करते हैं, एडिट पे जाते हैं, व्यू पे जा रहे हैं, साइन पे जा रहे हैं, ये आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं किसकी तरफ से? जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा है वो, और ये वाले सॉफ्टवेयर की तरफ से। The user view in a black box view of the system where the internal structure, the dynamic behavior of the different system components, the implementation etc. ठीक है, यूजर व्यू में आप सारा जो है इसका ब्लैक बॉक्स व्यू जो है वो देख रहे होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। आर नॉट विजिबल। अब देखें आपको ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? आप उसका व्यू देख रहे हो लेकिन इंटरनल कोडिंग क्या हुई है, बैक एंड पे क्या कैसे ये काम कर रहा है ये आपको थोड़ी पता है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी यही होती है कि आप उसका एक्सटर्नल व्यू देख रहे हो लेकिन इंटरनल उसके अंदर क्या काम हुआ है, कैसे कोडिंग हुई है, कैसे चल रहा है सिनेरियो, ये आपको नहीं पता होता। The user view is very different from all other views in the sense that it is a functional model compared to the object model of all other views. जी, बात वही है, बार बार उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है। The user view can be considered as the central view and all other views are expected to conform to this view. This thinking is in fact the crux of any user centric development style. ठीक है, इसको हम ऑलवेज जो भी है देखें, सारे व्यूज इर्द गिर्द होते हैं। जो आपका मेजर पार्ट होता है वो आपका यूजर व्यू होता है, ये सबसे डिफरेंट होता है। डायग्राम से भी पता चल रहा है कि अगर वो सेंटर में तो वो सबसे डिफरेंट है, सबसे यूनिक है, ठीक है। तो ये है आपका यूजर का व्यू यूज केस डायग्राम के अंदर। अब हम इसको दूसरे को देखते हैं, स्ट्रक्चरल व्यू। जिस स्ट्रक्चर के नाम से पता चल गया कोई इसकी साख्त है, उसका कोई तरीकाकार है, उसकी कोई जो भी चीज़ बनी हुई है, लाइक डायग्राम है, ये कुछ भी ऐसा है। दिस स्ट्रक्चरल व्यू डिफाइंस द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट डायग्राम, उसमें हम क्लासेस बनाते हैं। इंपॉर्टेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये वाला व्यू आपका क्या बताता है? मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, क्लासेस होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आपके कंप्यूटर जो वर्किंग कर रहा है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है। इट इज़ आल्सो कैप्चर द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस, और जो भी डिफरेंट क्लासेस बनाई हैं उसके दरमियान में स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो एक क्लास दूसरे क्लास के साथ रिलेशनशिप भी जो है वो जनरेट करेगी, उसके बारे में भी ये बताएगा। द स्ट्रक्चर मॉडल इज आल्सो कॉल्ड द स्टैटिक मॉडल सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। जो स्ट्रक्चर मॉडल है इसको हम स्टैटिक मॉडल भी कहते हैं। और ये आपके जो एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया होता है ना बेटा, देखो एक घर बना लिया आप लोगों ने, आप उसके अंदर चेंजेस अंदर वाले पार्ट के अंदर कर सकते हो, आप उसके बाहर वाले स्केच में चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार आपने बना लिया है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थ्रू आउट, ठीक है। जो भी चेंजेस करनी है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में होगी, बाहर जो आपका स्ट्रक्चर मॉडल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, तो इसलिए एक स्टैटिक मॉडल होता है। बिहेवियरल, बिहेवियरल में क्या है? बिहेवियरल व्यू कैप्चर्स हाउ ऑब्जेक्ट interact with each other to realize the system behavior। अब मैं किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करती हूँ, आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। आप फाइल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, सेव के ऊपर अगर क्लिक करी तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। सेव एज के ऊपर क्लिक करी तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये चीज़ इसके अंदर आती है। दिस सिस्टम बिहेवियर कैप्चर्स द टाइम डिपेंडेंट डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। जो चीज़ आप क्लिक करेंगे उसके मुताबिक वो आपको बिहेवियर जो है वो शो करवा रही है। इम्प्लीमेंटेशन व्यूज,
This view captures the important component of the system and their dependency. Yes, implementation है तो बेटा आपका जो component बन चुके हैं वो system के उनके दरमियान में ही dependencies को show करेगा और implementation को show करेगा. Environmental view. This view model how the different components are implemented on different piece of hardware. हाँ जी, इन्वायरमेंट में क्या होगा कि आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और आपके जो कंप्यूटर है या डिफरेंट पीसेस ऑफ हार्डवेयर हैं, कोई भी पीसीज हो गया, कोई भी डिवाइसेस हो गई, कोई भी मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतजाम करते हैं, जनरेटर, यूपीएस, मतलब ये सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंटल व्यू के अंदर आएंगी. तो ये थे 5 व्यूज़ कि हम यूएमएल डायग्राम में किस तरह 5 व्यूज़ के ज़रिए इसको ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, 5 व्यूज़ ही होते हैं और इनको फोकस करना पड़ता है. हाँ जी, तो इसमें आती है पहले आपकी यूज़ केस डायग्राम. यूएमएल डायग्राम के अंदर सब आपकी यूज़ केस डायग्राम आती है. ठीक है, अब यूज़ केस मॉडल देखते हैं. यूज़ केस मॉडल क्या होता है? दी यूज़ केस मॉडल फॉर एनी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ यूज़ केसेस. ठीक है, आपका जो यूज़ केस मॉडल है वो किसी भी सिस्टम का किसके ऊपर डिपेंड होता है? यूज़ केसेस के ऊपर. अभी यूज़ केसेस देखते हैं ना क्या होता है. सो यूज़ केसेस जो भी है वो आपकी मतलब डिफरेंट वेज के साथ हम इसके अंदर जो भी आपके सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन यूज्ड बाय द यूज़र. ठीक है, इसमें यूज़र जो है वो लाजमी यूज़ होगा. एक इसके अंदर एक क्वेश्चन है, मतलब कि हम जो भी सिस्टम बना रहे हैं कि क्या यूज़र जो है यूज़ करेगा सिस्टम को, कैसे यूज़ कर रहा है. देखिए, एक यूज़र है वो कैसे सिस्टम को यूज़ कर रहा है. जैसे कि LIS के बारे में बात कर लेते हैं. लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, द यूज़ केस कुड बी LIS. देखिए, आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं. लाइब्रेरी में क्या होता है? इशू बुक होती है, क्यूरी बुक होती है. ठीक है, आपने बुक को रिटर्न भी करना होता है, क्रिएट नंबर भी होता है आपके पास, ऐड बुक ETC, इसी तरह की इंफॉर्मेशन होती है ना. आप लाइब्रेरी से आपने कभी चीज़ें ली होंगी, तो अगर हमने उसको ऑनलाइन सिस्टम बनाना है, LIS बनाना है, ऑनलाइन सिस्टम बनाना है, तो उसमें भी वही चीज़ें फोकस करनी चाहिए ना जो आप लोग रियल में ले रहे होते हैं बुक्स को. यूज केस कोरेस्पॉन्ड द हाई लेवल फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके हाई लेवल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर फोकस होता है. द यूज केस पार्टीशन सिस्टम बिहेवियर इनटू ट्रांजैक्शन सच दैट ईच ट्रांजैक्शन परफॉर्म सम यूजफुल एक्शन फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू. जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है, वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो इसमें यूजर का अहम रोल है. ठीक है, इसलिए इसको यूज केस डायग्राम कहा गया है. So the complete each transaction may involve either a single message or multiple message exchanges between the user and the system to complete. ठीक है, आप पर्पस देखते हैं. पर्पस ऑफ यूज केस क्या है? The purpose of use case is to define a piece of coherent, मतलब कि एक साथ behavior. ठीक है, coherent behavior without revealing the internal structure of the system. सी इसका ये पर्पज है कि उसका बस बिहेवियर करेगा शो विदाउट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाना कि कोड ऐसे हो रहा है, ऐसे वैसा कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है, आपका बेसिकली ड्रा होगा ये, लेकिन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सारा. The use case do not mention any specific algorithm to be used or internal data representation. आपका जो यूज केस है वो कोई एल्गोरिथम नहीं मेंशन करता, वो जस्ट एक इंटरनल जो भी आपका डाटा है या फिर इंटरनल है उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस बिहेवियर को शो करता है, कोहेरेंट बिहेवियर कि एक जो सिस्टम है वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहा है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर ETC ये कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करेगा, ना उसका एल्गोरिथम कोई इंटरनल, ना कोई वो इंटरनल स्ट्रक्चर को छेड़ेगा. ठीक है, अ यूज केस टिपिकली रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम. जस्ट यूजर क्या क्या सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकता है, बस ये रिप्रेजेंट करेगा डायग्राम. दिस इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ मेन लाइन सीक्वेंस. वन मेन लाइन सीक्वेंस होती है क्योंकि यूजर ने क्या क्या करना है, बस वही चीज. दी मेन लाइन सीक्वेंस रिप्रेजेंट द नॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम. बेटा मैं बार बार कह रही हूँ कि यूजर और सिस्टम, यूजर और सिस्टम. यूज केस डायग्राम में यूजर और सिस्टम का इंटरेक्शन होता है बस, कि एक यूजर सिस्टम के साथ क्या क्या काम जो है वो कर सकता है. द मेन लाइन सीक्वेंस इज द मोस्ट अकरिंग सीक्वेंस ऑफ द इंटरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी एग्जाम्पल है. मेन लाइन सीक्वेंस ऑफ द withdraw cash use case supported by a bank
ATM drawn, complete the transaction and get the amount. ठीक है. अब several variations of to the mainline sequence may also exist. Typically a variation from a mainline sequence occur when some specific condition hold. For the banked ATM example, वेरिएशंस और अल्टरनेट सिनेरियोज में अगर देखिए भाई एटीएम का तरीकाकार है वो तो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर कैसे बनाया हुआ है. ठीक है. इफ द पासवर्ड इज इनवैलिड, लेट्स सपोज अगर पासवर्ड इनवैलिड है और अमाउंट टू बी विथड्रॉन एक्सीड द अमाउंट बैलेंस, दी वेरिएशन आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेटिव पाथ. ठीक है. आप अगर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट आ जाता है तो आपको फौरन अलर्ट मैसेज देता है इनकरेक्ट योर पासवर्ड. ठीक है. आप दोबारा वैलिडेट करते हैं फिर वो दोबारा दूसरे अल्टरनेट पाथ के ऊपर शफल हो जाता है. सो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो भी सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है और यूज़र कैसे बिहेव कर रहा है. अ यूज केस कैन बी व्यूड एज अ सेट ऑफ रिलेटेड सिनेरियोज tied together by a common goal. A main line sequence and each of the variations are called scenarios of instances of the use case. जो भी इसके लिए एक मेन लाइन सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा वो आपका सिनेरियो होगा इन और मतलब सिनेरियोज होंगे और इंस्टेंसेस होंगे ऑफ द यूज केसेस के लिए. Each scenario is a single path of user event and the system activity through the use case. अब एक्चुअली देखिए इतना मैं आप लोगों को डीप इसलिए बताया है वरना मैं डायरेक्ट इसकी डायग्राम के ऊपर भी आ सकती थी. आप लोगों को समझ आना चाहिए कि यूज़ केस होता क्या है. यूज़ केस में जो भी यूज़र है वो और बाकी जो सिस्टम है वो. ठीक है. यूज़ केस एक सीक्वेंस लाइन के साथ मेन सीक्वेंस लाइन के साथ यूज़र सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है आपकी यूज़ केस डायग्राम जो है वो चीज़ की वर्किंग बताती है. सो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. अब यहाँ पे इसकी आएंगी डायग्राम्स. Use case can help represented by drawing a use case diagram and writing and accompanying text elaborating the drawing. In the use case diagram, each use case is represented by an ellipse. ठीक है. ये किससे रिप्रेजेंट होता है? एलिप्स से. और एलिप्स आपको पता है कैसा होता है. ना वो गोल होता है ना वो रेक्टेंगल होती है. वो किस टाइप की शेप होती है? ठीक है. वो नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ वो हमें पता चल जाएगा. With the name of the use case written inside the ellipse, जो भी हमें लिखना होता है इस एलिप्स के अंदर लिखते हैं. एंड एलिप्स यूज केसेस ऑफ द सिस्टम आर इनक्लोज विद इन अ रेक्टेंगल. ठीक है. अब वो जो एलिप्स होता है उसको हम किसके अंदर लॉक करते हैं? अपनी रेक्टेंगल के अंदर लॉक करते हैं विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिस्टम बाउंड्री. ठीक है. अब मुझे देखें सिस्टम को बाउंड्री लगानी है. उस एलिप्स के अंदर लिखा मैंने एक सिस्टम बनाया. ठीक है. उस सिस्टम के अंदर एलिप्स मतलब डाटा के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है. The name of the system being model such as library information system appears inside the rectangle. ठीक है. जो भी आपका लाइब्रेरी सिस्टम होगा वो उसकी जो मॉडल होंगे वो किसके अंदर होंगे? रेक्टेंगल के अंदर अपीयर होंगे. दी डिफरेंट यूजर ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग दी स्टिक पर्सन आइकन. ई स्टिक पर्सन आइकन इज नॉर्मली रेफर टू एज एन एक्टर. ठीक है. अब यहाँ पे जो एक पर्सन है ये एक यूजर रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे एक्ट करेगा? एज अ एक्टर करेगा. ये चीज़ें टर्म्स हैं इसको याद रखना. एज अ एक्टर. ठीक है. जो भी पर्सन हम यूजर जो है ले रहे हैं वो एज अ एक्टर काम कर रहा है. एन एक्टर इज द रोल प्लेड बाय अ यूजर. अभी मैंने क्लियर कर दिया कि जो एक्टर है वो एज अ रोल किसका क्रिएट कर रहा है? बाय का मतलब सॉरी यूजर का. ठीक है. बाय अ यूजर. with respect to the system use, it is possible that the same user may play the role of multiple actors. So multiple users भी हो सकते हैं और सिंगल यूजर भी हो सकता है. ईच एक्टर कैन पार्टिसिपेट इन वन और मोर यूज केसेस. ठीक है. द लाइन कनेक्टेड द एक्टर and the use case is also called the communication relationship. It indicates that the actor makes use of the functionality प्रोवाइडेड बाय द यूज केसेस. जो भी होगी फंक्शनैलिटी किसके साथ जुड़ेगा? भाई एक्टर ने काम ही आपके सिस्टम के साथ करना है. Both the human users and external systems can be represented stick person's icon. When a stick person icon represented an external system, it is annotated by the stereotype external system. अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी.
अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, टिक टैक टॉय कंप्यूटर गेम है, ठीक है। ये टिक टैक टॉय आप लोगों ने गेम खेली होगी, नहीं खेली तो आज खेल के देखने की क्या करती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो टिक टैक टॉय गेम को कह रहा है कि इज अ कंप्यूटर गेम इन विच अ ह्यूमन प्लेयर एंड कंप्यूटर मेक अल्टरनेट मूव्स ऑन 3x3 स्क्वायर, ठीक है। मैट्रिक्स 3x3 स्क्वायर जो भी मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग है। अ मूव कंसिस्ट ऑफ मार्किंग प्रीवियसली अनमार्क्ड स्क्वायर, द प्लेयर हु फर्स्ट प्लेसेस 3 consecutive marks along a straight line on the square along a arrow column और डायगनल, ठीक है। डायगनल आपका उसी को चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 3x3 अगर मैट्रिक्स बनाए हो तो डायगनल होता है कि जैसे ये 3 यहाँ पे लिखा है तो y यहाँ पे लिखा है, मतलब थोड़ा सा उससे आगे अगली लाइन से थोड़ा सा उसके आगे मूव है, तो ये आपका डायगनल होता है। जैसे 3x3 मैट्रिक को हम मिलाते होते हैं ना, 0 0 0, उनको ऐसे हम मिलाते होते थे। विंस द गेम as soon as either the human player or the computer wins, a message congratulating the winner should be displayed. If neither player managed to get 3 consecutive marks along a straight line, but all the squares on a board are filled up, the game is drawn. The computer always tries to win a game. ठीक है, ऐसा ही होता है जब भी हम कोई कंप्यूटर के साथ गेम खेल रहे होते हैं तो वो क्या करती है, आपकी जो आपका कंप्यूटर होता है वो हर बार ट्राई करता है कि वो ही जीते, ठीक है। और जिसको गेम नहीं खेलनी आती तो फिर कंप्यूटर ने विन करना होता है। द यूज केस मॉडल फॉर द टिक टैक प्रॉब्लम इज शोन इन फिगर। दिस सॉफ्टवेयर हैज वन यूज केस प्ले मूवी। हाँ जी, यूज केस प्ले मूवी एक ही होगी, नॉट दैट द यूज केस गेट यूजर मूव इज नॉट हेयर, ठीक है। उसमें क्या है, आपका यूजर मूव नहीं कर सकता बिकॉज आपने नहीं गेम बनाई। वो मेंशन भी है जो जिसने भी ये गेम खेली हुई या नहीं भी खेली वो खेल के देख ले, फिर आपको पता चल जाएगा इस डायग्राम को कैसे इन्होंने बनाया है। The use case get user move would be inappropriate because the use cases should be named from the यूजर्स परस्पेक्टिव। अब मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं यूज केस बनाने का तरीका। इसमें एक एक्टर होता है, सॉरी एक्टर होता है, इसको ये आपका यूजर होता है, ठीक है। ये आपका लाजमी आना होता है और यूज केस डायग्राम ऐसे ही बनती है। एक पर्सन बनाते हैं, यहाँ पे एज अ प्लेयर है बिकॉज ये गेम के यूज केस है, ठीक है। अब जो ये चीज़ है, ये वाला, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाउंड्री को, क्योंकि सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। अब उसके अंदर क्या है, प्ले मूव, ये कौन करवा रहा है, ये आपका सिस्टम करवा रहा है। और मैंने आपको बताया था एलिप्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा ये एलिप्स ही तो है, ठीक है। ये एलिप्स है और इसके अंदर हमने जो भी है लिखना होता है प्ले मूव। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है टिक टैक टॉय गेम है, ये एक यूजर है, यूजर का इंटरेक्शन किसके साथ करवा रहा है, आपके सिस्टम के साथ। और यही चीज मैंने आपको बताई थी कि इसको कोई गर्ज नहीं है इसके इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, यूजर को कोई गर्ज नहीं है सिस्टम के इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, कैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसने जस्ट इंटरेक्शन करना है। देखिए आप गेम खेलते हैं, क्या कर सकते हो गेमिंग में, किसी भी टाइप की गेम है उसमें क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन ही कर रहे होते हैं ना। तो यूज केस डायग्राम का मतलब यही है कि यूजर का आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसा है वो। सो एक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये सीक्वेंस लाइन बनानी होती है हमने। सो एलिप्स होता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्ले मूव ही है, टिक टैक टॉय गेम में सिर्फ मूव ही करना है। सो एक ही एलिप्स बनेगी। अगर आप किसी भी चीज़ की अगर आप लॉगिन फॉर्म की बनाते हैं, ठीक है, आप अपनी लॉगिन फॉर्म की बना रहे हैं, तो यूज़र बनाया, उसके साथ लिखा कि लॉगिन भी कर रहा है यूज़र, उसके अंदर अपना मतलब अकाउंट सेटिंग भी कर रहा है, उसके अंदर अपना उसको लॉग आउट भी कर रहा है, ठीक है। 3 एलिप्स आ गई, 3 एलिप्स में 3 तरह का डाटा है, तो एक ही यूज़र ये डिफरेंट काम जो है वो कर रहा है, तो इस तरह आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सो इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने ताकि पता चलेगा ये कैसे काम करता है। हाँ जी, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, ईच एलिप्स ऑन द यूज केस डायग्राम शुड बी अकम्पेन्ड बाय द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। यस, हर एलिप्स के अंदर जो भी आपने रिकॉर्ड है, डाटा है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना होता है। ये जो टेक्स्ट होता है ये वही इंट्रैक्शन होता है जो यूज़र और कंप्यूटर डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि लॉग इन, यूजर को मैंने जोड़ा लॉग इन एलिप्स के साथ, तो मतलब बता रहा है यूजर कंप्यूटर के साथ लॉग इन कर सकता है। फिर मैंने एक एलिप्स बनाई, उसमें मैंने लिख दिया लॉग आउट, कंप्यूटर को फिर एक सीक्वेंस लाइन के साथ आपके पीसी के साथ आपके जो यूजर है उसके साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है,
कि आपका यूज़र लॉग आउट कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है भैया? आपके कंप्यूटर के साथ कर सकता है। सो ये बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी इसके अंदर डाटा लिखेंगे वही सब चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि आपका यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ क्या काम कर रहा है। और हमने जोड़ना कैसे है? अपनी मेल लाइन सीक्वेंस के साथ, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन सा हो सकता है? दिस सेक्शन लिस्ट द पर्सनल ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन विद होम द यूजर केस वाज डिस्कस, डेट, टाइम एंड मीटिंग etc। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट, टाइम, मीटिंग etc। ख्वाह वो एक सिस्टम भी हो सकता है, ख्वाह वो एक पर्सन भी हो सकता है। एक्टर्स, हाँ जी, एक्टर्स, इन एडिशन टू आइडेंटिफाइंग द एक्टर्स, सम इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टर यूजिंग द यूज केस विच हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूज केस में बी रिकॉर्डेड। ठीक है, एक्टर का मेन रोल है इसके अंदर, एक्टर ही आपका यूज़र होता है और यहाँ पे यूज़र और सिस्टम दोनों होना लाजमी है। प्री कंडीशंस क्या हैं इसकी? द प्री कंडीशन वुड डिस्क्राइब वाज स्टेट द स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर द यूज केस एग्जीक्यूशन स्टार्ट। सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले प्री कंडीशन, फिर पोस्ट कंडीशन क्या है? दिस कैप्चर द स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर द यूज केस हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। बेटा अभी आपके पास सिस्टम पड़ा हुआ है, ये भी आपके पास प्री कंडीशंस है, अभी आप इसको देख रहे हो, जस्ट जज कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि मैं फाइल के अंदर जाऊंगा, इसके अंदर मुझे ओपन फाइल मिलेगी, न्यू फाइल मिलेगी, इसके अंदर मुझे सेव का बटन मिलेगा। अभी आपने करके नहीं देखा, ये प्री कंडीशंस लगी हुई हैं। पोस्ट से जब आप करके देखोगे एक्चुअली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, दिस कुड कंटेन द इम्पोर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट, चेक्स एंड रूल्स होता है। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब चेक्स एंड रूल्स, इसके ऊपर चेक्स लगे होते हैं, रूल्स लगे होते हैं फॉर द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सच एज प्लेटफॉर्म एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिव टाइम रिक्वायरमेंट etc। मैंने आप लोगों को नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बता दी हुई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। प्लेटफॉर्म हो गया, पोर्टेबिलिटी हो गया, मेंटेनेबिलिटी हो गया, टेस्टेबिलिटी हो गया, टाइम रिक्वायरमेंट्स, एनवायरनमेंट कंडीशन, दैट्स ऑल सारी मतलब जो भी है वो सब इंक्लूडेड है किसके अंदर? आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। एक्सेप्शंस, एरर सिचुएशंस, दिस कंटेन्स ओनली द डोमेन रिलेटेड एरर्स such as lack of users access right, invalid entry in the input field. Obviously, errors that are not domain related, such as software errors, need not be discussed here. So हम यहाँ पे just accept कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हो सकती है, एरर सिचुएशन हो सकती है, लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पे अपने सिस्टम को नहीं कह रहे कि भाई कि अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम के एरर को, उसमें कंपाइलर एरर आया, उसमें सिंटैक्स एरर आया, हम एक यूज़ केस डायग्राम की बात कर रहे हैं। Sample dialogues. These serves as examples illustrating the use case. जो भी आपका यूज केस बना हुआ है, एक्टर बना हुआ था, उसको रिप्रेजेंट करेगा। जो भी आप मतलब एज अ सैम्पल ले रहे हैं, उस पूरी डायग्राम को इलिस्ट्रेट करेगा ये। स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, these contain specific requirements फॉर द यूज़र इंटरफेस ऑफ द यूज़ केस। यहाँ पे हर यूज़र जो भी रिक्वायरमेंट्स दे रहा है, इंटरफेस बना रहा है एक सिस्टम के साथ, उससे रिलेटेड अपनी इंटरेक्शन को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इट मे कंटेन फॉर्म्स टू बी यूज। लेट्स सपोज करते हैं मैं एक फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, स्क्रीन शॉट, इंटरेक्शन स्टाइल etc। ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या हो रहा है? एक यूज़र व्यू हो रहा है, यूज़र देख रहा है। डॉक्यूमेंट रेफरेंस की बात करते हैं। दिस पार्ट कंटेन रेफरेंस टू स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विच मे बी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑपरेशन। हाँ जी भाई, डॉक्यूमेंटेशन जिधर मर्जी बना लो, डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बजाय इसके कि हम एक पूरे सिस्टम को समझे, तो आप इस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से सारा काम जो है वो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। सो एक नीचे डायग्राम दी है, एक और एग्जांपल है आपकी सुपरमार्केट की। ठीक है, सुपरमार्केट की एग्जांपल है, देख लेते हैं उसको। हाँ जी, देखिए मैंने आपको कहा था कि मोर देन वन यूजर्स हो सकते हैं। अब आप एक सिस्टम सुपरमार्केट से रिलेटेड बनाया, ठीक है। अब सुपरमार्केट में क्या चीज़ें हो रही हैं? यू सुपरमार्केट प्राइस की एग्जांपल वही वाली है जो आपकी हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। गोल्ड उनको विन मतलब विन करेंगे, उनको गोल्ड मिलेगा। किन रेगुलर कस्टमर्स को मिलेगा? जिन्होंने 10 से ज़्यादा चीज़ें जो है, 10,000 से ज़्यादा जो है शॉपिंग की हुई है।
देखिए इसके अंदर कितने आपके यूजर्स हो गए इन्वॉल्व, एक होगा कस्टमर, एक होगा आपका सेल्स क्लर्क, एक होगा आपका मैनेजर, मैनेजर तो मेन बंदा है ना, एक होगा आपका क्लर्क। ठीक है, ये आपका सेल क्लर्क ही है और ये एक सिंपल क्लर्क है। आप देखते हैं इसमें 4 आपके यूजर आए हैं। क्या होगा, सुपरमार्केट प्राइस स्कीम बना रहे हैं हम। मैंने आपको बताया था कि जो भी सिस्टम है उसको हम एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ड्रा करते हैं। ठीक है, हमने ऐसे ही करना होता है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाना होता है और जो भी हमने अंदर काम करना है वो एलिप्स के अंदर होगा। कस्टमर क्या कर सकता है, भैया आप सुपरमार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे ले सकते हो, आप उसके अंदर रजिस्टर होते हो पहले। तो फर्स्ट ये है, क्या हुआ, रजिस्टर कस्टमर हुआ। तो ये आपका रिकॉर्ड किसके पास गया, क्लर्क के पास गया। ठीक है, अब सेल क्लर्क क्या कर रहा है, सेल क्लर्क अपना काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, इसकी आपस में एलिप्स नहीं मिलती। ठीक है, ये एक एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बाउंड्री बनी हुई है रेक्टेंगल। सो इसको जोड़ने नहीं बैठ जाना एलिप्स को, भाई जो जिस यूजर का जो रोल है उसको उसी के साथ ही हमने एज अ सीक्वेंस लाइन जोड़ना है। सेल्स क्लर्क क्या कर रहा है, रजिस्टर सेल्स कर रहा है। ठीक है, किस चीज़ को रजिस्टर कर रहा है, किसकी जितनी भी उसकी सेल्स हुई हैं वो चीज़ें सारी देख रहा है, कस्टमर ने क्या लिया है या उसके पास कितना रिकॉर्ड बाकी रह गया, वो सारा काम इसे सेल क्लर्क ने देखना है, मैनेज करना है। मैनेजर ने क्या करना था, देखिए मैनेजर के बगैर थोड़ी आपको कोई भी सेल क्लर्क चीज़ें दे सकता है। सो मैनेजर ने क्या करना है, सिलेक्ट विनर्स करने हैं। ये देखिए किसी के साथ रिलेट नहीं हो रहा, हर एक यूजर अपना एक स्पेसिफिक टास्क रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होती है आपकी एक यूज केस डायग्राम। ठीक है, अगर ये कस्टमर जो है, अगर ये कस्टमर रजिस्टर सेल कर सकता तो फिर हमें इसको भी सीक्वेंस लाइन के साथ जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर रहा, बिकॉज ये तो एक कस्टमर है, ये कैसे सेल आपकी खुद अपने आप को मैनेज करेगा। ठीक है, आप सुपरमार्केट में मतलब शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मुझे तो यही पता है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम रजिस्टर करते हैं पहले। ठीक है, और वो आपका रिकॉर्ड जो है वो क्लर्क के पास चला जाता है, जहाँ जो भी जिसने भी वेबसाइट बनाई है वो चीज़ हो गई। फिर अगर लेट्स सपोज करें आपने 10,000 से ज़्यादा शॉपिंग कर ली है तो वो आपको कहते हैं कि यू आर सिलेक्टेड फॉर विनर लिस्ट। अब क्या होता है कि मैनेजर होता है, मैनेजर के पास जाती है इन्फॉर्मेशन, आपको मैसेज शो करने वाला बंदा कौन होता है, आपका जो क्लर्क होता है जिससे ये आप चीज़ें ले रहे हैं। ये डिफरेंट शॉप जो भी मार्केटर होते हैं, सेलर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास रिकॉर्ड आता है। तो देखिए आप लोगों को जो प्रीवियस असाइनमेंट भी दी थी, मतलब आप लोगों ने तो सीरियस होकर की नहीं, वेब की, उसको करना चाहिए था, उसी से पता चलता है कि ये एक्चुअली क्या काम हो रहा है। जिन्होंने की हुई उनको तो समझ आ रही होगी कि एक्चुअली ये क्या चीज़ें हो रही हैं। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। रजिस्टर कस्टमर यूजिंग द यूज केस, आपका जो रजिस्टर कस्टमर है वो क्या कर रहा है, यूज केस यूज कर रहा है। द कस्टमर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल। देखो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, आप उसके ऊपर ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, अपना बायोडाटा सारा एड्रेस ईटीसी सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्म दे दिया, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर जो है वो रजिस्टर कर लेता है। तो यहाँ पे सिनेरियो 1 बनता है, मेन लाइन सीक्वेंस, कस्टमर, सिस्टम, कस्टमर और सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर सेलेक्ट रजिस्टर कस्टमर ऑप्शन, हाँ जी, कस्टमर ने अपने रिलेटेड करेगा, वो बैक एंड कोडिंग को नहीं सिलेक्ट करने बैठ जाएगा। डिस्प्ले प्रॉम्प्ट टू एंटर नेम, आप सिस्टम क्या करेगा, आपको एंटर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईटीसी। ठीक है, कस्टमर एंटर द नेसेसरी वैल्यूज। अब देखो कस्टमर भेज रहा है सिस्टम को, सिस्टम भेज रहा है कस्टमर को, ऐसे ये एक सीक्वेंस बना रही हूँ मैं। अब सिस्टम क्या करेगा, डिस्प्ले एंड जनरेटेड आईटी एंड मैसेज दैट दी कस्टमर हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आप लोगों को फॉर्म बनवाया है ना, तो वो वैसे ही काम करता है। कस्टमर को दी एक्सेस, कस्टमर ने क्या किया, लॉगिन किया, फिर कस्टमर क्या कर रहा है, उसको जो भी नेसेसरी चीज़ है वो उसने ऐड की, फिर सिस्टम ने उसको रिस्पॉन्स दिया, यू आर ओके, नाउ यू आर एडिड इन योर आईडी एंड पासवर्ड, देन यू कैन लॉग इन। सिनेरियो 2 क्या होगा, एट स्टेप 4 ऑफ मेल लाइन सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका डिस्प्ले हुआ है इसका बता रहे हैं, इसके आगे भी तो काम होता है ना। सिस्टम डिस्प्ले द मैसेज दैट द कस्टमर हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड।
लेट्स सपोज करते हैं आपने ईमेल दोबारा यूज की है, तो वो आपको अलर्ट मैसेज कर देगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सिनेरियो 2 उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट स्टेप 4 ऑफ मेल लाइन सीक्वेंस। अब यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, एक तो ये हो गया कि ऑलरेडी रजिस्टर है, डिस्प्ले द मैसेज दैट सम इनपुट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन एंटर्ड, दी सिस्टम डिस्प्ले आप प्रॉम्प्ट टू एंटर अ मिसिंग वैल्यू। देखिए भाई हम पासवर्ड नहीं देते तो हमें कौन कैसे रिस्पॉन्स आता है, हम खुद ही मैनेज करने वाले हैं, डेवलपर होते हैं ना मैनेज करने वाले। तो आप लोग आईटी के बंदे हैं, हम आईटी के बंदे हैं, हमें तो पता ही है कैसे वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, हम खुद ही हैं ये सिस्टम बनाने वाले। हाँ जी, यूएमएल ऑफर 3 मैकेनिज्म फॉर फैक्टरिंग ऑफ द यूज केस फॉलोज। बस इसको देख लेते हैं, जनरलाइजेशन है, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इंक्लूड्स में क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह, एक्सटेंड्स, इंक्लूड, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूज केसेस। ठीक है, अभी आपकी एक डायग्राम हमने बनाई है, ठीक है, और आप लोग अपने सिस्टम को पकड़ो, एज अ यूज़र जनरेट करो, क्योंकि यूज़र आपके सिस्टम के साथ क्या क्या फंक्शन जो है वो कर सकता है, और उसकी डायग्राम बनाओ। नेट से एग्जांपल ले लो, रीड करो और एग्जांपल्स बनाओ, ड्रा करो, पता चले। जितनी भी हमने डायग्राम्स बनानी है ना, मैं आज ना आपको एक असाइनमेंट दूंगी, शेयर करूंगी, वो बस एक बेसिक प्रैक्टिस है। जितनी भी डायग्राम्स बनाई है, एक ही सिस्टम पकड़ना है, उसके ऊपर सारी डायग्राम्स आपने बनानी है। ठीक है।